दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टूडेंट चैनल में। आरआरबी सीबीटी 2 में जिनका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, पार्ट बी में जिनका इलेक्ट्रीशियन है, उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत आसान है और सिंपल फार्मूले से कवर हो जाएंगे वो क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को मैं इसमें कराऊंगा। तो ये वीडियो ज़रूर आप देखिए। अगर छोटे मोटे अगर न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल तो बहुत बड़े कैलकुलेटिव नहीं आएंगे, तो जो छोटे न्यूमेरिकल आएंगे उसको जो है आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं उसका तरीका बताऊँगा, ठीक है। बस पार्ट बी जो है आपको क्वालिफाइंग ही है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान ही है ये। कह रहा है कि किसी चुंबक के चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान ज्ञात करें यदि उसका चुंबकीय फ्लक्स दिया हुआ है 154 गुणे 10⁻³ वेबर तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत वृत्तीय क्षेत्र की जो त्रिज्या दी हुई है 7 मीटर दी हुई है। देखिए, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, तो मैं इसको जो है डिटेल में समझा देता हूँ। कह रहा है कि एक चुंबक दिया हुआ है, ठीक है, एक मैग्नेट है। कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, अर्थात कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको इंग्लिश में कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यही आपको ज्ञात करना है, ठीक। कह रहा है कि यदि उसका चुंबकीय फ्लक्स अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मान है वो है 154 इंटू 10⁻³ वेबर, ठीक। कह रहा है कि इसके प्रभाव के अंतर्गत वृत्तीय क्षेत्र, जो वृत्तीय क्षेत्र है, वृत्त बना होगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनें जा रही होंगी तो उस वृत्तीय क्षेत्र का जो है वो रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 मीटर। कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं इस क्वेश्चन में और भी आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले जानिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर यूनिट पूछेगा तो आप ध्यान दीजिएगा वेबर होता है। देखिए, हर क्वेश्चन को आप अगर कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से करिए, उसमें छुपे बहुत से जो टॉपिक होते हैं जो वन लाइनर बन सकते हैं। अगर कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, देखिए डेंसिटी का यूनिट क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो यूनिट अगर पूछ देगा फ्लक्स डेंसिटी का तो आपको कम से कम ध्यान होना चाहिए ना कि वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक, अगर इसी में और कोई क्वेश्चन आ जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का आप जो है यूनिट बताइए, तो थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वेबर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। तो आप जो है इसमें से अगर भूल भी गया हुआ तो इस क्वेश्चन नंबर से आप जो है आगे का जो क्वेश्चन नंबर होगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, उसका यूनिट भी आप आसानी से लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं चीट करने का ही तरीका बता रहा हूँ एग्जाम में, जिससे आप थोड़ा सा दिमाग लगा के यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी का अगर फार्मूला होता है B होता है φ/a, ये सभी लोगों ने पढ़ा है। फाई को हम यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे वेबर से, एरिया को करेंगे मीटर स्क्वायर, इसीलिए तो इसका एरिया हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट आप फार्मूले से निकाल भी सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अर्थात बी का मान आपको निकालना है। तो बी का मान क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, फाई का मान कितना दिया हुआ है? 154 गुणे 10⁻³ तो आप लिख दीजिए 154 गुणे 10⁻³ हो गया, बटा कह रहा है रेडियस 7 मीटर दिया है। तो एक सर्किल का अगर एरिया निकालना हो आपको तो क्या होता है? πr², तो पाई की जगह हो जाएगा 22/7 गुणे रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 से आप काटेंगे तो 11 से आप काट देंगे तो 2 बार में, 11 कम 11 चौके 44, 2 से काट देंगे 7 बार में, और 7 से फिर ये 7 कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10⁻³ आपका आंसर हो जाएगा। 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो देखिए ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। तो देखिए, बस आपको फॉर्मूला याद रखना होगा B = φ/a। यूनिट भी पूछ सकता है, यूनिट आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट दोनों अलग अलग है, तो आप इसको जो है ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन देखिए क्या कह रहा है कि किसी कॉइल के द्वारा 400 गुणे 10⁻⁻5 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए MMF अर्थात मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है की आवश्यकता होगी यदि उसका रिलक्टेंस का मान दिया हुआ है 1.25 इंटू 10⁵ एम्पियर टर्न्स पर वेबर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि देखिए फार्मूला क्या होता है, MMF निकालने का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप जानिए फार्मूला होता है φ = MMF अपॉन रिलक्टेंस।
देखिए आप लोगों ने थियरी जो है डिटेल में पढ़े होंगे, तभी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर होंगी। फाई इक्वल टू एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस। आप लोगों ने करंट और वोल्टेज में जो रेशियो पढ़ा होगा, तो फाई यहाँ पे दिया है, तो उसमें हम लोग ये इस रेशियो को लिखते हैं आई। ठीक है, आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। कई जगह वी को आप लिख सकते हैं ई एम एफ अपॉन आर। ठीक है, इस फार्मूले को जो है, इस फार्मूले से आप दोनों रिलेट कर सकते हैं। फाई यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है और आई यहाँ पे करंट है। वहाँ पे ईएमएफ को जो हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करते थे तो करंट निकल के आता था। यहाँ एमएमएफ में जो है, ठीक है, उसमें रिलक्टेंस का डिवाइड करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स निकल के आएगा। रिलक्टेंस होता क्या है, देखिए जैसे हम जानते हैं किसी भी पदार्थ की जो है क्वालिटी होती है करंट का विरोध करने के लिए, उस क्वालिटी को हम कहते हैं क्या, उस पदार्थ का रेजिस्टेंस। तो उसी तरह हर एक मटेरियल का जो है क्वालिटी होती है कि वह मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो है अपोज करता है, उसी चीज़ को हम कहते हैं उस पदार्थ का रिलक्टेंस। इसीलिए इसमें रिलक्टेंस से डिवाइड करते हैं और इसमें रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। आप दोनों फार्मूले को रिलेट करिएगा। हमें लगता है कि ये फार्मूला आप लोगों के लिए भूल ना जाए, इसीलिए मैं रिलेट करके आपको बता रहा हूँ कि आप फार्मूला जो है आसानी से याद रखिएगा। फाई इक्वल टू होगा एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, वहाँ पे ई एम एफ अपॉन आर होता है। ई एम एफ तो वोल्ट में लिखते हैं, जैसे वी अपॉन आर होता है। ठीक, अब देखिए इसमें फार्मूले में बस आपको फार्मूला पता चल गया, आपको आंसर आ जाएगा। फाई देखिए दिया क्या हुआ, फाई दिया हुआ 400 गुणे 10 टू द पावर माइनस 5 वेबर। आप रख दीजिए 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक, एम एम एफ आपको निकालना है, तो एम एम एफ जो है इधर रहने दीजिए, डिवाइड में किसके है, आप जो है रिलक्टेंस का मान दिया हुआ है। अब देखिए रिलक्टेंस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 5, यूनिट देखिए दिया हुआ है एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक, अब इसका जो है आपको क्या करना है, एमएमएफ से मल्टीप्लाई करना है। तो एमएमएफ इक्वल टू हो जाएगा, एमएमएफ से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा आपका 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टू द पावर 5 इंटू 1.25। ठीक, अब आप जो है इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 500 एम्पियर टर्न। वेबर से वेबर कट जाएगा क्योंकि फाई का जो भी यूनिट होता है वेबर, और वेबर से वेबर कट के एम्पियर टर्न इसका यूनिट हो जाएगा। और 10 टू द पावर से 10 टू द पावर 5 जो है माइनस 5 दोनों आपस में कट जाएंगे और आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर एमएमएफ का मान एम्पियर टर्न। अगर मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ का यूनिट पूछेगा तो क्या होगा, एम्पियर टर्न्स। यूनिट भी आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था। तो ये भी सिंपल फार्मूला है, देखिए इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल में बहुत से ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जिसमें बिना कैलकुलेटर के जो है वो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ जो है 1 लाइनर 2 लाइनर न्यूमेरिकल ही आएंगे और बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे कि जो है आप पॉइंट में थीटा की वैल्यू रखते हैं बिना कैलकुलेटर के। जो है आप लोगों ने डिप्लोमा में, आईटीआई, चाहे फिर इंजीनियरिंग में वैसे क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे कि बिना कैलकुलेशन से आप जो कैलकुलेटर के आप उसको नहीं सॉल्व कर पाते थे। तो इसमें सिर्फ जो है सिंपल जो है आपको बिना कैलकुलेटर के ही क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी विद्युत चुंबक पर लपेटों की संख्या अर्थात जो है टर्न्स जितने लपेटे गए हैं वो 40 हैं तथा उसमें से प्रवाहित धारा का मान, करंट का मान दिया है 5 एम्पियर, तो उत्पन्न चुंबकीय वाहक बल अर्थात जो है क्या ज्ञात करना है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मान ज्ञात करना है। अब देखिए एमएमएफ का यूनिट क्या होता है, देखिए फार्मूला नहीं पता है आपको, मैं बता रहा हूँ फार्मूला नहीं पता है एमएमएफ का आपको कि कैसे हम निकालेंगे, लेकिन यूनिट आपको पता है ना, एम्पियर और टर्न्स का होता है यूनिट। तो अर्थात किसी एम्पियर को हम गुणा करेंगे टर्न्स में तो आपका एमएमएफ निकल के आएगा, ये तो आपको पता चल रहा है ना। आप इसी से ही आप ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तभी आपका एमएमएफ निकल के आएगा, यही होगा इसका फार्मूला। एमएमएफ इक्वल टू है एन इंटू आई होता है, तो एन का मान कितना दिया है 40 इंटू करंट का मान दिया है 5, तो हो जाएगा 200 एम्पियर टर्न। देखिए यूनिट दिया है आपको, जो है फार्मूला नहीं भी पता है तो यूनिट से भी आप जो है देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। वहाँ पे लोग जो है ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ रटिए मत, रटेंगे तो फिर जो है फार्मूला भूल ही सकता है। आप थोड़ा सा सोचिए कि इसको कैसे हम जो है बिना नहीं भी पता है तब भी हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। फार्मूला होगा एमएमएफ का एन इंटू आई। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी चुंबक में उत्पन्न जो है चुंबकीय वाहक बल अर्थात जो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ का जो है मान दिया हुआ है 640 एम्पियर टर्न, यदि उसका चुंबकीय फ्लक्स दिया हुआ है फाई का मान दिया हुआ है 16 गुणे 10 टू द पावर माइनस 6 वेबर,
तो चुंबक का रिलेक्टेंस का मान क्या होगा, आपको रिलेक्टेंस का मान निकालना है। आपको पता ही है रिलेक्टेंस का फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू MMF अपॉन R। जैसे I इक्वल टू V अपॉन R था ना, वैसे ये भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, रिलेक्टेंस R का मान पूछा है, तो आप यहाँ से R इक्वल टू लिख सकते हैं ना, MMF अपॉन फाई। ठीक, अब MMF का मान कितना दिया हुआ है, अब देख लीजिए 640 दिया हुआ है, 640 बटा फाई का मान कितना दिया हुआ है 16 गुणे 10⁻⁻6। अब 16 चौका 64 40 हो जाएगा, और 10 के पावर 6 जो है ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 गुणे 10 के पावर 6। यूनिट देखिए एम्पियर टर्न पर वेबर है, यहाँ पे देख लीजिए आप इसको। तो रिलेक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल के आ गया आंसर, तो आंसर हो जाएगा बी, आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका देखिए अल्टरनेटर से है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिर्फ इसमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी की गणना करना है, एफ का मान निकालना है आपको। कह रहा है कि 4 पोल्स वाला अल्टरनेटर है, 1500 आरपीएम की इसकी स्पीड है, 95 स्लॉट्स हैं, फ्रीक्वेंसी का गणना करना है आपको। देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए इसके फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एफ इक्वल टू होता है NP अपॉन 120। चाहे आप ऐसे याद रख लीजिए, चाहे आप लोग n इक्वल टू क्या रखते हैं, याद रखते हैं 120F अपॉन P। देखिए स्पीड निकालना हो तो इस तरह से हम इसको याद रखते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो ऐसे याद रखते हैं, दोनों फार्मूला एक ही जैसे हैं। अब क्या कह रहा है कि 4 पोल्स, P यहाँ पे क्या है, पोल्स की संख्या है, तो P का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। n स्पीड का मान कितना दिया हुआ है, n इक्वल टू दिया हुआ है 1500 आरपीएम। ठीक, अब कह रहा है कि आपको फ्रीक्वेंसी का मान आपको निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का अगर मान निकालना है तो कैसे निकल जाएगा ये, f इक्वल टू आपका हो जाएगा n का मान कितना दिया है 1500 गुणे पोल्स कितने हैं 4 बटा कितना हो जाएगा 120। 0 से 0 कट गया, 4 से ये 3 बार में कट गया, 3 से ये हो गया 5, 50 आ गया आंसर। 50 साइकिल पर सेकेंड जो है आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये बस आपको सिंपल सा क्वेश्चन था, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी फार्मूले बेस पे बहुत से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी पोल्स की संख्या पूछ सकता है, कभी जो है स्पीड की संख्या पूछ सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि स्पीड जो है पोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये से भी पूछ सकता है। अगर पोल्स की संख्या बढ़ा दी जाए तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये देख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दी जाए तो क्या हो जाएगा, स्पीड की संख्या स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप जो है इससे रिलेशन भी निकाल सकते हैं, रिलेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो आप थोड़ा सा जो है ध्यान से इसको पढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम है ये चीज़, पहले जैसा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक 2 पोल्स वाला अल्टरनेटर है, 50 साइकिल पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी पैदा करने के लिए आवश्यक स्पीड की गणना करनी है आपको। अब स्पीड का फार्मूला क्या बताता है, n इक्वल टू 120F अपॉन P। ठीक है, 120 हो गया, फ्रीक्वेंसी का मान दिया है 50, P का मान दिया है 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 25। आपका कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3000 आरपीएम। ठीक है, 3000 आरपीएम आपका जो है आंसर यहाँ से निकल जाएगा। तो सेम क्वेश्चन था, सेम फार्मूले पे डिपेंड था, इसको जो है आप फार्मूला बस याद रखिए, सिंपल क्वेश्चन था, हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि 33 kV अपॉन 220 वोल्ट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का वोल्टमीटर जो है रीडिंग दे रहा है, 110 वोल्ट का रीडिंग देता है। तो मेन लाइन की वोल्टेज आपको बतानी है। देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है ये क्या करने के लिए काम आता है, जब हाई टेंशन लाइन होती है, बहुत एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन होती है, उसमें क्या होता है, इससे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से हम क्या नापते हैं, वोल्टमीटर, वोल्टेज नापते हैं। हाई टेंशन लाइन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन का वोल्टेज आप मेजर करते हैं। अब देख रहा है कि इसमें कह रहा है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, अब देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का क्या दिया हुआ है, 33 kV अपॉन 220 वोल्ट। इससे आपको क्या पता चलता है, ये है आपका ट्रांसफार्मेशन रेशियो। ट्रांसफार्मेशन रेशियो मतलब क्या है, ये घट रहा है, अर्थात क्या, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब ध्यान दीजिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी, तभी क्वेश्चन आसानी से आपको होगा। देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में ये ट्रांसफार्मेशन रेशियो है, वोल्टमीटर इतना रीडिंग मेजर कर रहा है, तो मेन लाइन का जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज हो जाएगा मेन लाइन का, आपको ट्रांसफार्मेशन रेशियो अर्थात K इंटू जो रीडिंग आ रही है आपकी उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो K का मान क्या है 33, kV को हम जो है वोल्ट में प्रेजेंट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा नीचे 220 वोल्ट।
ऊपर हो जाएगा 110, तो ये कितनी बार में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम में हो जाएगा 500। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 15, 5 15 1 16, इतना 1000 वोल्टेज अर्थात 16500 वोल्ट जो है आपका लाइन वोल्टेज होगा। तो इस क्वेश्चन को आप जो है ऐसे आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको जो है केबी में भी डिनोट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 16.5 केवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इल्यूमिनेशन चैप्टर से है। कह रहा है कि 500 कैंडेला पावर स्रोत से 10 मीटर की दूरी पर स्थित सतह पर इल्यूमिनेशन आपको मालूम करना है, अर्थात कैपिटल ई की वैल्यू आपको मालूम करना है। ये 500 कैंडेला पावर जो दिया हुआ है वो आई का मान दिया हुआ है 500 कैंडेला पावर। ठीक है, देखिए सीपी लिख सकते हैं आप, चाहें तो सीपी लिख दीजिए। ठीक, ये हो गया आपका 500 कैंडेला पावर। डिस्टेंस का मान कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक, देखिए एंगल दिया हुआ है एक बार 45 डिग्री और एक बार दिया हुआ है 60 डिग्री। थीटा का मान एक बार दिया है 45 डिग्री और एक बार थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। दोनों केस में आपको निकालने हैं। तो आप लोगों ने देखिए पढ़ा होगा इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जब आप लोग इल्यूमिनेशन का चैप्टर मैंने बताया भी था और यहाँ पर फिर से मैं बता दे रहा हूँ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है, आपका जो इल्यूमिनेशन ई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/d² कह सकते हैं, या फिर डी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए दूसरा एक कोसाइन रूल भी होता है, लैम्बर्ट्स का कोसाइन रूल भी होता है। जब आप कहता है कि इल्यूमिनेशन होता है वो दोनों के एंगल, जो इल्यूमिनेशन जो एंगल जो स्रोत से आता है, सतह पर पड़ने वाली जो लाइट होती है उसके बीच में जो कोसाइन कोण होता है उसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई जो होता है वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल cos θ/d² के। ये फॉर्मूला नया बन के आपके सामने आता है। लैम्बर्ट्स लॉ और जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ दोनों जो है लागू होने के बाद ये फॉर्मूला होता है। अब जो है प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे कांस्टेंट हटता है तो हो जाता है E = I cos θ/d²। आई यहाँ पे क्या है, ये आपका जो है इंटेंसिटी है जिसका मान यहाँ पे आपको दिया हुआ है 500 कैंडेला पावर। अब यहाँ से फार्मूला आपको पता चल गया, ई का मान आपको निकालना है। तो सिंपल जो है आप एक बार थीटा का मान 45 रख के निकालेंगे, एक बार 60 डिग्री रख के आप मान जो है निकालेंगे। देखिए 45 और 60 डिग्री रखेंगे तो कैलकुलेटर से, या तो पॉइंट में कैलकुलेटर जब आप रखेंगे तो कैलकुलेटर से आपको पॉइंट में वैल्यू मिलेगी, लेकिन एग्जाम में हो सकता है पॉइंट में ना वैल्यू दिया हो, काश जो है 45 डिग्री का मान डायरेक्ट करके आपको जो है आंसर लिखा होगा। तो ई का मान आपको दिया हो जाएगा, आई की जगह पर क्या रख देंगे 500, काश हो जाएगा आपका 45 डिग्री अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 0 से 00 कट जाएगा तो हो जाएगा 5 × cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5/√2। यही जो है आंसर जो है एग्जाम में दिया होगा, पॉइंट में करके मोस्टली नहीं दिया रहेगा आंसर। और इसका यूनिट में यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा आपका ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ये भी आप जो है याद रखिएगा, इल्यूमिनेशन का यूनिट होता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। अब सेम आज जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, थीटा का मान 60 डिग्री रख के भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वैसे मैं कहता हूं तो कोई कमेंट तो करता नहीं है, सो निकाल के आप अपने नोट्स में भी निकाल के आप रख दीजिएगा। अगर जो लोग निकाल के कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा थीटा जो है 60 डिग्री रखने पर जो है इल्यूमिनेशन का मान कितना आ रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि 0.5 हेनरी के इंडक्टेंस वाले कॉइल का जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको ज्ञात करना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस आप जानते होंगे क्या होता है, XL का मान आपको निकालना है। L का मान आपका दिया हुआ है 0.5 हेनरी। अब देखिए XL के जगह पे क्या होता है, XL = होता है 2πfL। ये सभी लोगों ने पढ़ा है, मुझे नहीं लगता है कि ये किसी को भूलने वाला भी है। और XC = क्या होता है 1/2πfc। देखिए छोटे से न्यूमेरिकल ही जो आपको दिए जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन आपको करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो XL की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, XL = हो जाएगा 2 × पाई का मान 22/7 हो जाएगा। F का मान फ्रीक्वेंसी का मान आपको क्या रखना है, यहाँ पे 50 हर्ट्ज रखना है कॉमनली। ठीक, L का मान क्या दिया हुआ है 0.5 हेनरी, अर्थात 0.5 हेनरी आपका हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इस 0 से पॉइंट कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 5 × 25, 25 दूना 50, 50 गुणे हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 11 हो जाएगा 0/7। 7 से आप भाग दीजिए कितना आ जाएगा, 7 के बाद 1, 7 एकम 7 हो जाएगा। और
7 5 35, फिर 7 7 49, फिर दशमलव लेके 1 हो जाएगा। फिर ऐसे 157 जो है ओम आपका यूनिट आ जाएगा। एक्सेल की जो यूनिट होती है ओम में ही होती है, तो 157 के करीब करीब आपका आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी को मैंने यहाँ पे 50 हर्ट्ज, यहाँ पे 50 साइकिल पर सेकेंड यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये जो है कॉमनली लिया हुआ था, नहीं तो आपको जो है क्वेश्चन में मेंशन रहेगा आपको जो है फ्रीक्वेंसी का मान क्या रखना है। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा, कुछ अच्छा सीखने को मिला तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इसका और भी पार्ट जो है और भी अच्छे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं इलेक्ट्रिकल में, वो मैं लेकर आऊँगा, जो सिंपल फार्मूले से होंगे और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए हो सके तो। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।